नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी शिक्षक बनना है, यदि आपको भी सीटेट में अच्छे मार्क्स लाने हैं साथियों, तो वीडियो को एक बार जरूर देखें। अच्छा। क्योंकि आप हमको सभी सिखा के रिया ज्ञान है। के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला वीडियो का साथियों, जो आप सभी के साइंस में 30 में से 10 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल आ जाएंगे। ठीक ना। चलिए साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं साथियों। जितने भी स्टूडेंट यदि पीछे का वीडियो नहीं देखे थे, एक बार जरूर देख लें। और जितने भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक ना। और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलेंगे साथियों। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पे और चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लग रहा है, यह न्यूटन के किस नियम को प्रदर्शित करता है साथियों? तो तृतीय नियम को प्रदर्शित करता है। आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलेंगे। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक, जूल, जो कि बहुत ही वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साथियों मैं आप सबको बता रहा हूँ। आप लोगों को पता होगा साथियों कि पिछले ईयर्स का क्वेश्चन ही स्टेट के एग्जाम में खास करके दोहराया जाता है। 80% क्वेश्चन आप लोगों को पिछले ईयर्स का क्वेश्चन ही पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स का क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ अभी। चलिए, बांध बांधकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा तथा घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा, ये दोनों किस ऊर्जा के उदाहरण साथियों? स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है। आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को चलेंगे। कौन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो डायनमो हो जाएगी साथियों। आप लोग ये भी याद रखेंगे। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो मोमबत्ती हो जाएगी साथी। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो उसमें मोमबत्ती प्रदर्शित करता है। ठीक। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन हो जाएगा साथियों। अगले नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो लाउड स्पीकर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। आप लोग याद रखेंगे। विद्युत और ध्वनि ऊर्जा की यहाँ पर बात हो रही है। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन की सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सोलर सेल हो जाएगी साथियों। और अगले नंबर क्वेश्चन की विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ट्यूबलाइट हो जाएगी। ट्यूबलाइट आप लोग देखे होंगे साथियों। अगले नंबर क्वेश्चन है यहाँ की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत मोटर हो जाएगी। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत सेल हो जाएगी। ठीक ना। यहाँ पे अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ साथियों, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो सितार हो जाएगी साथियों। और इस शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो वाट या अश्व शक्ति होता है साथियों। शक्ति का ऐसा मात्रक। ठीक ना। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? और वाट का ऐसा मात्रक या अश्व शक्ति हो जाएगी शक्ति का ऐसा मात्रक। क्वेश्चन नंबर 39 को चलेंगे साथियों। गुरुत्वाकर्षण बल को किसने प्रतिपादित किया? तो न्यूटन ने किया था साथियों। ये तो सभी को आ जाना चाहिए। अगले नंबर को चलेंगे। लिफ्ट ऊपर की ओर चलता है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होता है साथियों? तो बढ़ जाता है। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि जिस उपग्रह का परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, उसे कौन सा उपग्रह बोलते हैं? यानी कि कौन सा सैटेलाइट बोलते हैं साथियों? स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं, जैसे हिंदी में भू अस्थायी उपग्रह बोलते हैं। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। यहाँ पे भू तुलनाकालिक कक्षा में संचार उपग्रह स्थापित करने के लिए संभावना को सबसे पहले किसने व्यक्त किया साथियों? तो आर्थर सी क्लार्क ने व्यक्त किया था। आप लोग ये याद रखेंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता साथियों कि क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन आप लोगों को याद रखने में क्या है, तो जरूर याद रख लीजिए। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन की दाब एवं तथा अदिश राशि है। दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? पास्कल होता है। ये सारे क्वेश्चन जो है ना देखने में साथियों आसान है, लेकिन ये सभी ऐसा ही क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। ठीक है। हार्ड क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछे जाते हैं। आप लोग इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, वायुमंडल दाब का ऐसा मात्रा क्या होता है? तो वार हो जाएगी साथियों। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक बार कितने के बराबर होता है? तो 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है साथियों एक बार। आप लोग ये भी याद रखेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि ऊंचे पर्वतों को खाना पकाने में चाहे बनाने में कठिनाई क्यों होती है? तो आप लोगों को पता हो सकता है कि वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण जो है तो ऊंचे पर्वतों पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से नापा जाता है साथियों। और मौसम संबंधी पूर्वानुमान किस यंत्र की सहायता से लगाया जाता है? तो यहाँ पर भी बैरोमीटर से ही लगाया जाता है। ठीक ना। और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब आप धीरे धीरे नीचे गिरता है तो किस चीज़ की संभावना साथियों व्यक्त करती है? तो वर्षा के होने की संभावना व्यक्त करती है। यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक जब तेजी से नीचे गिरता है तो किस चीज़ का संभावना व्यक्त की जाती है? तो आंधी आने की संभावनाएं व्यक्त की जाती है। ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन है जो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर कार्य करता है? तो पास्कल के नियम पर कार्य करता है।
क्वेश्चन नंबर 53 है यहाँ पे, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी अथवा आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो वस्तु का भार वहां से हटे हुए पानी के बराबर हो जाते हैं। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो आर्किमिडीज साहब ने दिया था, जो कि बहुत ही बड़े वैज्ञानिक थे। ठीक ना, आप लोग याद रखेंगे, आर्किमिडीज ने दिया था यह सिद्धांत। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, आपेक्षिक विभेदन यानी कि रिलेटिव डेंसिटी में किससे मापा जाता है? तो हाइड्रोमीटर से मापा जाता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर बायोलॉजी से जीव द्रव को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया था साथियों, कोशिका द्रव्यमान के साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्यमान के न्यूक्लियोप्लाज्म को में बांटा गया है जीव द्रव को 2 भागों में। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर जीव द्रव में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाए जाते हैं? तो ऑक्सीजन पाए जाते हैं। और जीव द्रव में लगभग कितने प्रतिशत भाग जल होता है? तो 80% भाग जल होता है। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है कि जीवन में सबसे छोटी इकाई क्या होता है साथियों? तो कोशिका होती है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, यहाँ पर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था साथियों। कितने ईस्वी में? तो 1665 ईस्वी में दिया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, सबसे छोटी कोशिका कहाँ होती है? तो माइकोप्लाज्मा होती है साथियों। कहाँ पे होती है? तो गैलिया सेप्टम कमा में होती है साथियों, आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक ना। यदि आप लोग साथियों इसका पीडीएफ लेना है तो सारी चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड आसानी से कर सकते हो। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 को चलेंगे। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है साथियों? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है कोशिका सबसे बड़ी कोशिका। अगले नंबर क्वेश्चन है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्रिका तंत्र की होती है साथियों, जो कि मानव में पाई जाती है। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन को चलेंगे। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन एवं स्वान ने किया था। कितने ईस्वी में किया था? तो 1838 से 39 ईस्वी के बीच में किया था। ठीक ना, कोशिका का सिद्धांत। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव की उत्पत्ति किससे होती है साथियों? तो कोशिका से होती है, आप लोग याद रखेंगे। कोशिका कितने प्रकार की होती है साथियों? तो 2 प्रकार की कोशिका होती है, एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है और एक यूकैरियोटिक कोशिका होती है। ठीक ना। कोशिका कितने प्रकार की होती है? कोशिका 2 प्रकार की होती है, कौन कौन? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। क्वेश्चन नंबर 48 है कि किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं होती? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है ना सो केंद्रक नहीं होती है। ये सारे क्वेश्चन साथियों वीवीआर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे साथियों, यदि मैं आप लोगों को 4 वीडियो बना के दे डालूंगा तब। किसी प्रकार की कोशिका में केंद्रक होता है साथियों? यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है। अगले नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका बनी होती है साथियों। और किस प्रकार की कोशिका सेलुलोज की बनी होती है? तो यूकैरियोटिक कोशिका सेलुलोज की बनी होती है। अगले नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में साथियों अनुपस्थित होता है। और किस प्रकार की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। ठीक ना, यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है साथियों? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। और किस प्रकार की कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है? तो यूकैरियोटिक कोशिका। किस प्रकार की कोशिका में डीएनए एकल सूत्र के रूप में मौजूद होता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका यहाँ पर हो जाएगी। और किस प्रकार की कोशिका में डीएनए दोहरे सूत्र के रूप में मौजूद होते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। ठीक ना, एकल सूत्र प्रोकैरियोटिक और दोहरे सूत्र यूकैरियोटिक। प्रोटैगिक कोशिका में साथियों श्वसन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक ना। और अगले नंबर क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिका में शोषण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्रोटैगिक कोशिका में शोषण प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा और यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक ना। लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में किया जाता है साथियों? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में किया जाता है, आप लोग ये याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 को चलेंगे साथियों, लिंग प्रजनन क्षमता किस प्रकार की कोशिका में पाए जाते हैं? तो यूकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी। और जीवाणु की कोशिका सेल यानी कि सेल वाल किस चीज़ का बना होता है? तो पेप्टिडोग्लाइकॉन से बना होता है साथियों, आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है तारक यानी कि तारक बोलते हैं साथियों हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको सेंट्रोजोम। ये खोज किसने की थी? जो केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाता है साथियों, तो बोबरी साहब ने दिया था, जो कि सेंट्रोसोम जो होता है वो केवल जंतु कोशिका में ही पाया जाती है। ठीक है, यानी कि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन, पादप कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी साथियों? तो रॉबिन्सन एवं ब्राउन साहब ने किया था। कितने ईस्वी में? तो 1953 ईस्वी में किया था। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, प्रथम राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जी इल पोलार्ड ने सामने किया था। कितने ईस्वी में? तो 1955 ईस्वी में किया था। ठीक ना। अगला नंबर क्वेश्चन है साथियों, राइबोसोम जैसे तो राइबोसोम किस चीज़ का बना होता है साथियों? आरएनए प्रोटीन में का बना होता है साथियों। यदि आप लोग पहली बार चैनल को आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि साथियों आप लोगों को सीटेज की सारे चीज़ का जानकारी इस चैनल के माध्यम से जुटाई जाती है। ठीक ना, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 67 को चलेंगे साथियों। आरएनए का पूरा नाम क्या है? ये तो क्वेश्चन पूछा जाएगा साथियों। आरएनए और डीएनए बहुत ही और कई बार पूछा गया आप सभी के एग्जाम में। तो आप सभी का आरएनए का पूर्ण रूप यदि क्वेश्चन रहेगा इस प्रकार का तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगी, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगी, ठीक ना। बस आप सभी का डी लगाना देना यहाँ पे डीऑक्सी, और यहाँ पर आर है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगी। अगले नंबर के साथियों, प्रोटीन के फैक्टरी किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है, राइबो प्रोटीन का फैक्टरी, ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अल्टमैन ने किया था। कितने ईस्वी में? 1886 ईस्वी में। किसने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया साथियों? तो वेंडा साहब ने दिया था। ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण कहाँ होता है साथियों? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। आप लोग ये याद रखेंगे, ठीक है ना। अगले नंबर क्वेश्चन है साथियों, पीवीसी का, जी हाँ साथियों, पीवीसी का जो है पूर्ण रूप क्या होता है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन अणुओं में कम से कम कितनी व्यंजन की तरह रिंग होती है साथियों? तो एक होती है। आप लोग ये भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को चलेंगे साथियों। यहाँ पर क्रोमाइट किसका आयस्क का है? तो क्रोमियम का आयस्क का है। और किस पदार्थ की मात्रा के मौलिक इकाई क्या है तो साथियों? तो मोल होगा साथियों। यहाँ पर किस पदार्थ की मात्रा का मौलिक इकाई? तो मोल होता है। और कौन सा पदार्थ मिलाने पर कांच को हरा रंग में बदल देता है? तो क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है वो किसी भी कांच को हरा रंग में बदल देता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43 को चलेंगे साथियों। कौन सी गैस जो है यदि वातावरण में है तो अपनी गंध के कारण पहचानी जाती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगी। और किसका इस्तेमाल ब्रशों को बाल बनाने में किया जाता है? तो नायलॉन 66 का किया जाता है, ठीक ना। नायलॉन 66 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 45 को चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, एक अम्ल नीला लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो लाल में हो जाएगी साथियों। और अगले नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि मोटर वाहनों में धुएं में, जी हाँ साथियों, क्वेश्चन यहाँ पे कि मोटर वाहनों के धुएं में कौन सी खतरनाक गैस होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, जिनका CO2 साथियों यहाँ पर फार्मूला हो जाएगी, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? CO2। CO2 नहीं होगा साथियों, सीधे CO हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगी, ठीक है ना। प्रोटीन एम यहाँ पर CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी ना। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है, ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलेंगे साथियों। यहाँ पर अगले नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन एवं किस का द्रव्यमान समान होता है साथियों? तो न्यूट्रॉन का होता है साथियों। और किस विधि का प्रयोग करके हम विलयन से विलय को विभक्त कर सकते हैं? तो वाष्पीकरण को, यानी कि वेपोराइजेशन को, ठीक ना। अगले नंबर क्वेश्चन है बॉक्साइट किसका अयस्क का है? तो एल्युमिनियम का अयस्क का है। और आधुनिक आवर्त सारणी किस सिद्धांत का आधारित है? तो मेंडल पर आधारित है साथियों। यहाँ पर मीन्स प्रिंट हो गया है, मेंडल हो जाएगी, ठीक ना। किस पर आधारित है? मेंडल पर आधारित है। और क्वेश्चन नंबर 51 को चलेंगे साथियों। यहाँ पर किस पदार्थ के परमाणु भार समान परंतु और परमाणु संख्या असमान हो तो उसे क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं साथियों। और किस पदार्थ की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार असामान्य हो तो उसे क्या कहते हैं? तो समस्थानिक कहते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जी हाँ साथियों, जिसे संक्षेप में इंग्लिश में CFC बोलते हैं, कि उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल बना है, उसका नाम क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल उसका नाम है साथियों। आप लोग ये याद रखेंगे। अगले नंबर क्वेश्चन है तो कॉपर का इसका, जैसे तो कॉपर का जो इसका वो मैलाकाइट हो जाएगी। और कांच को यह भी कहा जाता है साथियों, जी हाँ साथियों, कांच को अतिशीत द्रव के नाम से भी जाना जाता है। और जिंक का इसका जो वो सपेलेराइट हो जाएगी, जिंक का अयस्क। अगले नंबर क्वेश्चन है कि कांच किससे प्राप्त किया जाता है साथियों? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड से प्राप्त किया जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो मीथेन है साथियों। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन आप लोगों की एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक ना। 10 क्वेश्चन साथियों आप लोगों को 30 में से जरूर मिल जाएंगे इस वीडियो के अंदर से, ठीक ना। यूरेनियम का इसका साथियों कॉर्नाइटाइट हो जाएगी। और किसका प्रयोग प्रकाश के उत्पादन में और धातुओं के वेल्डिंग करने से होता है साथियों? तो एसिटिलीन हो जाएगी। एसिटिलीन नामक गैस होती है। अगले नंबर का क्वेश्चन साथियों, रेडियो सक्रिय कार्बन उपयोग के लिए किया जाता है, यहाँ पर हो जाएगी साथियों फोसिल्स पुरातत्व अवशेष के रूप में अनुमान लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अगले नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस पाया जाता है साथियों? तो समताप मंडल में, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। हिंदी इंग्लिश में इसे स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, ठीक ना। तो साथियों मैं आप लोगों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे क्वेश्चन जो बेहवियर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और सारे क्वेश्चन जो है पिछले ईयर्स के कई बार क्वेश्चन पूछे थे, ठीक ना। तो इसी के साथियों पूरे क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर में सेलेक्ट करके लाया था, जो सारे
क्वेश्चन आप सभी को बता दिया। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा साथियों। और आप यदि आप लोग पहली बार चैनल पे है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।